नमस्कार। आज पावर सेंटर में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ब्लॉक समिति के सदस्य के तौर पे की। फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने और राजनीति में उन्होंने बड़ा धमाका 1991 में किया, जब उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी को लोकसभा के चुनाव में हराया। और ऐसा उन्होंने पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, लगातार 3 दफ़ा किया। और असली चमत्कार उन्होंने राजनीति में किया, हरियाणा की राजनीति में किया, वो किया वर्ष 2005 में, जब वो पहली दफ़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री। हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। चौधरी साहब, इतने लंबा आपका सियासी करियर रहा, तो आपको लगता था कि कभी आप इतनी आगे जाएंगे राजनीति में? देखिए, आगे आप जाने का पीछे रहने का सवाल नहीं है। सवाल ये है राजनीति की, संस्कारों में राजनीति। एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ मैं, और मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनकी सीख थी, एक लालसा थी, और लोगों की सेवा करने की एक लालसा थी। उनसे लेके प्रेरणा लेके अब आगे आगे चलते रहे, जैसा वक्त हुआ आगे बढ़ते। फिर सर, जब आपने 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो आपका लोकसभा का वो पहला चुनाव था और आपके मुकाबले चौधरी देवीलाल जी थे, जो कि केंद्र में उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो सियासत के मामले में उनका कद आपके मुकाबले बहुत ऊंचा था। तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे, कभी आपको लगता था कि भाई इनके साथ क्या रहेगा, चुनाव हार जाएंगे, किस तरह के कभी ख्याल आते थे, या कोई डर या संशय रहता था, या शुरू से ही आप आश्वस्त थे कि मैं चुनाव जीतूंगा? से मेरे को विश्वास था, क्योंकि जब टिकट का वितरण हुआ तो राजीव जी ने मेरे को बुलाया था, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली की दोनों चुनाव इकट्ठे होने थे। तो उन्होंने कहा, भाई भूपिंदर, तुम क्या चाहते हो, पार्लियामेंट लड़ना चाहते हो या असेंबली लड़ना चाहते हो? मेरा वीरेंद्र सिंह मेरे कज़न है, हमारा ये था भाई, एक पार्लियामेंट का लड़ेगा तो दूसरा असेंबली का लड़ेगा, ताकि आप। तो वो असेंबली का लड़ रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था। तो मैंने राजीव जी को कहा भी, जो भी आप लड़ाओगे लड़ेंगे, नहीं लड़ाओगे ना लड़ोगे, हम तो आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा, नहीं 1 घंटे में तुम बताओ कुछ। मैंने सोचा भाई अपने पिताजी से पूछूं। मैंने पता किया था, मेरे पिताजी और उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रधान भी रहे, नेता सुभाष चंद्र के नंबर 2 थे, शील भद्रिया जी स्वतंत्रता सेनानी, मान स्वतंत्रता सेनानी। वो दोनों में पता किया, वो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे थे। मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा, जी ऐसे ऐसे राजीव जी ने कहा है, और आप बताओ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तू असेंबली का लड़। तो मैं चुप खड़ा हो गया। तो शील भद्रिया जी ने मेरी तरफ देखा, वो समझ गए शायद मेरे मन की बात नहीं है। तो कहने लगा, बेटा तुम पार्लियामेंट का लड़ना चाहते हो? माँ जी, अगर आप। तो मेरे पिताजी ने फौरन कहा, अच्छा भाई, यादव जी जो कहें वही कर ले। तो मैं वापस आया राजीव गांधी जी के पास। उनने फिर पूछा, फिर पहला जवाब दिया मैंने। तो उन्होंने कहा, नहीं प्राथमिकता बताओ। मैंने कहा, प्राथमिकता तो भाई मेरी है, मैं पार्लियामेंट का लड़ना चाहता। तो उस टाइम श्री राजीव गांधी ने कहा कि भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ से चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लड़ेंगे, देख लो, मैं चाहता हूँ तुम इस बार जीतो। माँ जी, कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद होगा, मैं जीतूंगा। मैं अस्वस्थ। जी। फिर सब, एक आपने हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम आपका हुआ जब 2005 में आप मुख्यमंत्री बने। और उससे पहले जो मुख्यमंत्री के दावेदार रहे चौधरी भैयालाल जी, वो कई दफ़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और जो अक्सर अपनी चुनावी जनसभाओं में भी कहते थे कि मुझे अकेले को जिता दीजिए, मुख्यमंत्री बनना मेरा काम है, जो अपने आप को राजनीति का पीएचडी भी बताते थे। तो मुकाबला आपका चौधरी भैयालाल जी जैसे दिग्गज नेता से था, तो ये आपने कैसे खेल बदला, कैसे आप मुख्यमंत्री बने? इसको जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि लोगों की इसमें जिज्ञासा बहुत है इसको कि चमत्कार कैसे हुआ। ये देखिए, चमत्कार की बात नहीं है। मैं तो उस टाइम सांसद था, पार्लियामेंट का एमपी था। 2004 में चुनाव लड़ा था, उससे पहले मैं विपक्ष का नेता था। और जब हुआ तो उसमें हमने प्रयास की, जो मेरे 7 आदमी थे, उनको, जो मजबूत आदमी टिकट जीतने वाले थे, उनको टिकट का प्रयास किया। और जब चुनाव हो गया तो एमएलए से पूछा गया अलग अलग
तो मेजॉरिटी मेरे साथ थी, और उसमें से 18 विधायक तो भजनलाल के साथ थे, 2-3 विधायक एक और उम्मीदवार थे उनके साथ थे, बाकी कुछ ज़्यादा जो है मेरे साथ थे। तो ये सब बात करके हाईकमांड ने फैसला किया, वहाँ पूछा, सुना गया। तो जैसा आप आश्वस्त थे 2005 में, जब तक कि मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हुआ, जब तक कि इसका ऐलान नहीं हुआ, तो आप आश्वस्त थे कि विधायकों का समर्थन आपके पास है, चूंकि तो आपकी बात बनेगी। हाँ हाँ, विधायक थे, और मेरे को विश्वास था कि सोनिया जी जो है बिल्कुल न्याय करेंगी, जिसका हक है उसका बने। फिर सर आप अपनी शुरुआती जीवन के बारे में बताएं, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, कॉलेज कहाँ से किया आपने, और किस तरह के आप छात्र थे, पढ़ाकू थे, शरारती थे, या कभी कभी बंक भी कर लेते थे स्कूल कॉलेज से? ये ऐसा है, स्कूल तो मैं सैनिक स्कूल में भी रहा। सैनिक स्कूल इधर कुशपुरा रहे आप, करनाल? पहले मैं जामनगर गया, सबसे पहले गुजरात रहा, थोड़े दिन वहाँ रहा, फिर वहाँ से माइग्रेशन का आगे करनाल आया, कुंजपुरा, और वहाँ से फिर मैं चंडीगढ़ गया। 10वीं फिर मैंने चंडीगढ़ से की, और फिर वहाँ कॉलेज में रहा कुछ दिन, फिर मैं रोहतक आ गया। ग्रेजुएशन मैंने रोहतक से की, और लॉ मैंने दिल्ली से की। तो कभी आपको ऐसा ध्यान है आपकी कोई शरारत जो है घर तक पहुंची हो, या आप इतने प्रबंधन कर लेते थे घर तक बात ना पहुंचे, जो कुछ है यहीं पे ही निपट नहीं जाए? नहीं, इतनी ऐसी ऐसी शरारत शरारत नहीं नहीं कि की जो घर आपने? तक आए। जी 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 जी। ये तो थी कि वजह से स्कूल में एक कैंटीन होती है, जी तो ये अपना चॉकलेट वगैरह खाने का मेरे को बड़ा शौक था। तो वो क्वार्टर मास्टर जो थे चिकारा साहब, हमारे वहाँ पे थे, तो उनका वहाँ जाके, क्योंकि वो जानते थे मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं देता था, वो तो चॉकलेट दे देते थे, और पिताजी महीने 2 महीने में आते तो हिसाब कर देते थे। तो वो यही कहता था कि भाई जितनी मेरी तनख्वाह है, पैसा तो उनको मतलब मेरे पिताजी हिसाब कर देते, जितनी मेरी तनख्वाह उतने की तो चॉकलेट खा जाता है। फिर साहब आपके पिताजी एक समय हरियाणा के मुख्यमंत्री की पद के अग्रणी दावेदारों में थे 1966 में। फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन आप जरूर मुख्यमंत्री बने। तो इस बात को लेके कभी वो प्रफुल्लित होते रहते कि चलो मैं तो नहीं बनाया, लेकिन मेरा बेटा जो है मुझसे आगे निकला? कभी इस तरह की बात उन्होंने आपसे? देखो, 66 से तो थे, जी लेकिन असली उनकी दावेदारी 68 में थी, जी और 2 दावेदार हो गए वहाँ। पंडित भगवत दयाल, जो उस टाइम पहले मुख्यमंत्री बने, और मेरे पिताजी। तो फैसला किया गया कि भाई तीसरे आदमी को किसी को बना दो। जी तो मैडम इंदिरा जी चाहती थी मेरे फादर को, लेकिन मुरार जी भाई पावरफुल थे, वो पंडित जी को चाहते थे। तो थोड़ा ऐसा ही हुआ, तो ये फैसला हुआ भाई तीसरे आदमी को बना दे। तो गुलजारी लाल नंदा जी पे छोड़ा गया। जी उन्होंने चौधरी बंसीलाल को चुना। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो उन हालांकि मेरे फादर तो उतराव चढ़ाव देखा, उन राजनीति के थे, लेकिन कहने की बात होती है। तो मैं जब बना, तो मेरे फादर ने कहा, देखो अगर नंदा जी आज होते, तो मैं कहता नंदा जी, मैं तो मेरे को तो मुख्यमंत्री नहीं बना मैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का बाप बन गया। जी 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 वो तो ऐसे ही, मतलब घरेलू बात। जी जी। तो चलिए सर ये बताएं कि आप कब आपने ये तय किया कि आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है, आपको चुनाव लड़ना है, और राजनीति में एक तरह से जनसेवा के जरिए आपको आगे बढ़ना है? तो देखिए, मैं पहले फैसला तो सबसे पहले मेरे फादर ने, जो मेरे सबसे बड़े भाई थे, वो चुनाव लड़े कांग्रेस की टिकट से 72 में उनको दी गई टिकट, और उसके बाद एक ही चुनाव लड़ा उन्होंने। फिर उनका क्या, मेरे फौजी आदमी थे, उनको नहीं हुए, तो मेरे फादर फिर राज्यसभा में आ गए। और रुचि मेरी थी, मैं यहाँ लॉ में जब पढ़ता था, जब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में, फिर यूथ कांग्रेस के उसमें हो गए, संजय जी से बात हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता राजीव जी से संपर्क हुआ, लेकिन बचपन से प्रभावित रहा मैं, मेरे पिताजी के साथ जाता रहा,
होली खेलने, होली दिवाली पे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित हुआ, फिर इंदिरा जी के पास आते रहे, और उसके बाद जब राजीव जी के संपर्क में आए तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और राजनीति में काफ़ी एक्टिव हो गया। जी। उन्होंने नेशनल काउंसिल का मेंबर बनाया मेरे को, नेशनल बैंक का जो बैंक्स हैं उनका डायरेक्टर बनाया, तो वो काफ़ी उनका वो रहा। जी। और बाद में 91 में टिकट उन्होंने दी। जी। तो सर, विपक्ष में रहते हुए आपने कभी ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं की, आपने हमेशा ही जनता के बीच की राजनीति की। और मुझे ध्यान है आपने 2 बड़ी पदयात्राएं हरियाणा में की। एक पदयात्रा आपकी पंचकुला से जींद थी और दूसरी जींद से दिल्ली की थी, और बिल्कुल तपती लू में आपने वो। तो उन पदयात्राओं ने क्या असर डाला, आपको क्या सिखाया एक नेता के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे? देखो, ऐसे तो मैं ग्राउंड से सदा वाकिफ रहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी ग्राउंड के ही नेता थे और परिवार ही रहा, संस्कार में था। लेकिन उस पद यात्रा से मेरे को बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी बात सुनने की मौका मिला, उनके जीवन दर्शन हुए, तो बहुत सारा उससे ज्ञान हुआ। और ये महसूस हुआ कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी भी है और बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। जैसे मतलब बिजली की कमी, गांव में रहता था तो बिजली की कमी है या शिक्षा की कमी है, ये चीज़ें मेरे को हुई। और आपस में प्रेम जो एक दूसरे का होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान, उसके लिए। तो आपने कभी जब आप मुख्यमंत्री बने उससे पहले कुछ ऐसा तय किया था कि अगर मुझे कोई मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का तो मैं ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, या ये 3 या ये 4 काम मैंने जरूर करने हैं? देखिए, मैं तो समस्याओं से वाकिफ था, जैसे मैंने बताया ना, जैसे बिजली की कमी, बिजली ऐसा इशू था, वो उस पे चुनाव जीत भी जाते थे, हार भी जाते थे, बिजली की कमी रहती थी। तो यही मैं सोचता था, भाई कभी मौका मिले तो बिजली की कमी पूरी की जाए। दूसरा, शिक्षा की जाए, और कभी मौका मिला तो हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे। तो ये तो सर, जैसे कहा जाता है कि कोई भी कामयाब व्यक्ति है उसके पीछे उसकी कामयाबी में किसी न किसी महिला का भी अहम रोल रहता है। तो आपकी कामयाबी में आपकी धर्मपत्नी या आपकी माताजी या इनका? मेरी माता जी, मेरी धर्मपत्नी दोनों हैं, और मेरे जो परिवार में जितनी भी है, चाहे मेरी भाभी हो, तो वो महिलाओं का पूरा योगदान होता है, कोई भी काम हो। जी। तो जब आप पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो राजनीति का तो आपको अनुभव काफ़ी था, लेकिन प्रशासन का अनुभव आपको नहीं था, क्योंकि आप उससे पहले किसी ऐसे प्रशासकीय पद पे उस तरह से नहीं रहे थे, जैसा कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपको 2005 में मिला। तो किस तरह की नहीं नहीं, आपको पर चुनौती? मैं तो नीचे से ब्लॉक से ले शुरू हुआ भाई। जी जी ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी रहा मैं। जी उधर सबसे ज्यादा प्रशासन का तो तजुर्बा वहीं से होता है। जी और 4 बार उससे पहले एमपी रह लिया मैं, और विधायक रह लिया, विपक्ष का नेता भी रह लिया था। तो और क्या होता प्रशासन में। तो सरकार चलाने में शुरुआत में थोड़ी सी चुनौतियाँ आई आपको, शुरू में जब शुरुआती कुछ दिन रहे होंगे किसी किस्म की? नहीं, मतलब वो नहीं आई, लेकिन जो मैंने कहा ना कि जैसे एकदम से इतने पावर प्लांट लगाना, जी एनटीपीसी से समझौता करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आना फतेहाबाद में, जो पहले वहाँ यमुनानगर में पावर प्लांट लगाना, 2 झज्जर में लगाए, एक हिसार में जमीन कभी की ले रखी थी, वो लग नहीं रहे, हिसार में लगाया। तो ये कोई मतलब आसान काम नहीं थे उस टाइम के हिसाब से। वो तो जो जिन लोगों ने साथ दिया, जो ब्यूरोक्रेसी भी उन्होंने पूरा, मैंने उनसे पूरा काम लिया। और इतनी जल्दी इतने पावर प्लांट और किसी प्रदेश में नहीं लगे हुए जो जितनी जल्दी मेरे लगे, और उसका नतीजा ये है आज बिजली इशू नहीं है चुनाव में। आपने हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत करीब से देखा, तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपकी क्या राय है? हरियाणा की अफसरशाही कितने सक्षम मानते हैं आप? देखो, तो ब्यूरोक्रेसी का तो जैसे घुड़सवार होता है, घोड़े पे कंट्रोल होना चाहिए। जी ब्यूरोक्रेसी जैसे काम दिया, बहुत अच्छा, अगर काम लेने वाले हों तो ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा काम देती है। जैसे मेरे समय में ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया, जो भी प्रोजेक्ट लगाया, जहाँ पे भी हाथ लगाया,
चाहे वो एजुकेशन के मामले में था, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना, एक हरियाणा बनने से पहले एक मेडिकल कॉलेज था, फिर हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, करनाल में मेडिकल कॉलेज बनाया, मेवात में बनाया, इस प्रकार से जगह जगह बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, एक एजुकेशन हब बनाया। सब देखो, इसमें ब्यूरोक्रेसी का पूरा योगदान होता है। खाली मैं एक दिन बात करके यहाँ चला जाऊँ केंद्र से, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हरियाणा में ना हो। तो बतौर मुख्यमंत्री आपका जो कार्यकाल था, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ मैं। इतना मेरे को समय मिला, जो मिला उस हिसाब से मैंने जो बताया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जी चाहे जी 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 रोड्स लगाओ और जी जी लगाओ, मतलब हर हिसाब से कानून व्यवस्था लगाओ, कानून व्यवस्था भी हमने बिल्कुल कायम करी, और दिन रात मेहनत करके सब ये हमने किया उससे। आपके समय पे मुझे ध्यान है, जब आप मुख्यमंत्री बने तो कई इनकाउंटर हुए थे, पुलिस ने इनकाउंटर किए थे, और कई अपराधी जो खूंखार जिनका खौफ था। तो ये मतलब आपने पुलिस वालों को कहा कि भाई मुझे कुछ भी हो अपराध मुक्त करना है, या पुलिस वालों का ये था कि क्या वो? नहीं नहीं, देखो मैंने ये कहा कि भाई जो अपराधी है वो या तो मुख्य धारा में आ जाए या हरियाणा छोड़ जाए, एक सख्ती से काम किया। जी और बहुत सारे तो जेल में जो थे उन्हें जमानत ही नहीं कराई, या कोई हरियाणा से बाहर चले गए। जी जी। अब तो सर, आपके चूँकि बहुत स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आप आते हैं, तो आपके और आपके परिजनों के बहुत से ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से संबंध थे जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। और चूँकि आप खुद सक्रिय राजनीति में रहे, तो आपने कई मुख्यमंत्रियों को करीब से देखा। तो उनमें से एक बंसीलाल जी थे। तो बंसीलाल जी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चीफ मिनिस्टर, आपका क्या आकलन है उनके बारे में? क्योंकि सब में अपने अपनी खूबियां थी, सबने अच्छा काम किया। बंसीलाल जी डेवलपमेंट ओरिएंटेड सोच रखते थे। जी। तो जब आप कभी उनसे बात हुई बाद में, जब आप मुख्यमंत्री बने, कभी उनसे कोई आपने सलाह या मार्गदर्शन या बात होती रहती थी। जी जी जी। और एक अन्य सज्जन थे, वो थे चौधरी भैंलाल जी। वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, वो भी हरियाणा के कई दफ़ा मुख्यमंत्री रहे। तो उनके बारे में क्या कहना? देखो व्यक्तिगत वो सबने अपने अपने सब में अच्छा काम। जी जी। एक हमारे साथ पावर सेंटर कार्यक्रम में पिछली दफ़ा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे। तो वीरेंद्र सिंह जी भी आपके साथ रहे, आपकी कैबिनेट का हिस्सा रहे, वित्त मंत्री रहे, और वैसे भी आपका उनके साथ रिश्तेदारी भी है। तो उनको एक मलाल था, वो ये कह रहे थे कि मैं केंद्र में मंत्री बन गया था, और मुझे राष्ट्रपति भवन से भी इस बारे में सूचना आ गई थी। मेरे यहाँ काफ़ी समर्थक इकट्ठे हो गए थे, वो खुशी मना रहे थे, और अचानक से मेरा नाम कट गया। तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी कोई भूमिका रही। देखिए, ये उनको मलाल नहीं है, उनको बुला के ना वो दिया, ये मेरे को भी मलाल है। हरियाणा का तो मंत्री बनना था। अब अपनी असफलता दूसरे पे करना तो उसका जरूरत नहीं है। तो मैंने स्वयं उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछा, मतलब वीरेंद्र सिंह जी को क्यों नहीं बनाया? जब तो उन्होंने कहा, असमर्थता जाहिर की, दिल्ली में तो उनकी कोई मजबूरी होगी उनकी। मैं कहा, भाई हम चाहते थे लेकिन मैं हमारे को मजबूरी होगी। तो मैं तो खुद चाहता, मैं तो इस बात की खुशी थी, मेरे को मलाल है वो नहीं बने। जी। अरे चूँकि सर, अब आप कुछ दूसरी तरह की बातें करते हैं राजनीति से अलग हटके, कि अब आपने लंबी पारी खेली, आपके बेटे भी इस फील्ड में हैं, तो आप उनको कभी टिप्स देते हो, या वो आपसे टिप्स लेते हैं कि राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह लोगों की सेवा करनी चाहिए, या कुछ ऐसी गपशप होती है आपस में आप? देखो, तो संस्कार में भाई साहब, जी मतलब राजनीतिक परिवार है, जी और वो स्वयं मेहनत करते हैं, सक्षम है। जी हाँ, अगर कोई बात होती है, कोई बात पूछता, तो मैं अपना तजुर्बे की बात बताता हूँ, बाकी उनका अपनी अपनी सोच है। हमारे से एक जनरेशन आगे है वो, जैसे मतलब इसमें कंप्यूटर में, इसमें आईटी में। जी आईटी में। अब मैं तो कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं तो टेलीफोन सुनता हूँ या मिलाता भी बहुत कम हूँ। जी जी। एक आपने मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा की राजनीति में, या हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति बदलने में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रोल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ
आदमी की सोच जो है, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या परिवार का हेड हो या किसी संस्था का हेड हो, वो जब कामयाब हो सकता है, जब उसका फायदा है, वो 20 साल आगे की सोचेगा, प्लानिंग बनाएगा, तो कामयाब होगा। हमने चाहे वो पानी का मामला हो, जैसे मान लो गुड़गांव शहर हमने एक्सपेंड किया। आज गुड़गांव शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में से है, लेकिन उसका हमने पहले 20 साल पहले का आगे का पानी का प्रबंध किया ताकि कमी ना पड़े, एक अलग नहर बनाए। इस प्रकार से जब तक सोच अग्रणी नहीं होगी, 20 साल तक के सोच नहीं होगी, तो वो नहीं है। तो यही मैं सोचा है, यही छोड़ा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने उसको आगे 20-30 साल बाद की सोच, बाद की बात सोच के प्लानिंग करें। अगर आपको दोबारा मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, तो हरियाणा को लेकर आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, मेरे को तो इस बात का मलाल है, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो उस गति से नहीं चल रहे जिससे चलने चाहिए। तो यही है, मैं जो जो काम शुरू किया था उसकी गति बढ़ाएंगे और जो उसका लाभ पहुंचाएंगे। जैसे बेरोजगारी में आज नंबर 1 हो गया हरियाणा, पहले तो रोजगार देने में था, तो उसको रोजगार दें, जब तो रोजगार मिलेंगे जब इन्वेस्टमेंट आएगी, बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हमने IMT बनाए थे इसी वास्ते, डिफरेंट जगह पे मानेसर को एक्सपेंड किया, फरीदाबाद में IMT बनाया, आपका रोहतक में IMT बनाया, खरखौदा बनाया, शाह जो गाँव उसमें अम्बाला में वहाँ इंडस्ट्रियल टाउन बनाया। इस तरह अलग अलग जगह बनाए थे ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, रोजगार मिल सके और आदमी आगे बढ़ सके। आप सोचते हैं कि हरियाणा के विकास के लिए एक अलग से दूसरी राजधानी, चंडीगढ़ तो है ही है, लेकिन दूसरी राजधानी भी अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कभी ऐसा ख्याल आता है मन में? देखो, ये बात ठीक है, ना हरियाणा की अपनी राजधानी है ना पंजाब की है, UT है चंडीगढ़। लेकिन मसला क्या है? मसला 3 मुद्दे हैं हरियाणा उसके, पंजाब के, पानी और जमीन, कुछ मतलब एरिया, हिंदी स्पीकिंग एरिया आज भी पंजाब में है, जो कि एक बार अवार्ड भी कर दिया गया था, और राजधानी। लेकिन प्राथमिकता पहले पानी से शुरू, पानी निपटारा हो जाए और जो जमीन हिंदी स्पीकिंग एरिया जो हरियाणा को मिल रहा है वो मिल जाए, हम अपनी राजधानी बनाएंगे, वो पंजाब अपनी राजधानी बना ले, चंडीगढ़ UT रह जाए या चंडीगढ़ का डिवीजन हो। 100 बात सोच जा सकती है, एक राजनीति क्योंकि राजधानी नहीं बनाने से तो लाभ तो होगा ही, डेवलपमेंट होगी, तो वो तो बाद की बातें हैं पहले। लेकिन ये मैंने कहा 3 इंटरलिंक्ड मुद्दे हैं ये, इन आइसोलेशन एक मुद्दे का फैसला नहीं कर सकता। जी। तो आपको गुस्सा कितना आता है? वो तो आप ज्यादा बता सकते हो, खुद को तो पता नहीं लगता। और जब कभी आता है तो इससे कैसे निपटते हैं आप? निपटा क्या जाए, गुस्सा आता है तो आदमी सोचता है भाई तुम क्यों गुस्सा आया। जी। और एक चीज़ सर, बहुत मुख्यमंत्री का दायित्व ऐसा है, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं, बहुत रहता है कि तो कभी ये चीज़ें आपको तनाव देती थी उस दौरान, जो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का एक दबाव रहता है, तो उनसे कभी कभी तनाव हो जाता था आपको? नहीं नहीं, तनाव तो ऐसे नहीं होता था। तनाव इस बात का तो हो जाता था, कई दफा कोई प्रोजेक्ट है उसमें वो तेजी नहीं आई हुई, और बाकी व्यक्तिगत जो है, तो जो रोज मिलता ही था लोगों को, ये संतुष्टि रहती थी उनको, चाहे मेरे को दिन में 3-3 बार मिलना पड़े, सबको अपनी उनकी बात सुनाते थे, जिसकी जायज बात थी उसका मौके पे फैसला भी करते। आज आपकी दिनचर्या आजकल क्या रहती है? आपका सुबह से लेकर शाम तक का क्या रहता है शेड्यूल? कितने बजे आप उठते हैं और फिर क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सैर करते हैं? मैं सुबह उठ जाता हूँ, पहले तो मैं टेनिस खेलता था, अब तो वो टेनिस बंद हो गया, अब सैर शुरू हो गई, तो मैंने उठ के सैर करने जाता हूँ, फिर आता हूँ नहा धोकर और 2 ही टाइम खाना खाता हूँ। मैं खाना वाना खा के लोगों से मिलता हूँ, या कहीं जाना हो, सेंट्रल हॉल जाना हो, दिल्ली में हो तो सेंट्रल हॉल में चले गए, या लोगों से मिल लिया, चंडीगढ़ हो तो वहाँ लोगों से मिल लिया, करके अपना इतने शाम को अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं। तो दिन में आप सोना पसंद करते हैं? कभी कभी नैप लेते हैं आप, अगर समय मिले तो? मैं आम तौर पे नहीं लेता हूँ, सोता नहीं हूँ, लेकिन कभी आध घंटा रिलैक्स करना कर लेता हूँ। पर्यटन के तौर पे परिवार के साथ कभी पहाड़ों पे घूमने चले वो गए तो या? हो लिया, अब क्या, जी। अब तो एक ही है, एकदम था जब शौक था, जी। सब उम्र के हिसाब से शौक होते हैं। जी। और फिल्में देखने का समय मिल जाता है आपको? अब तो कई साल हो गए फिल्म देखे।
जी जी। और एक जो बात हमारी शुरू में हुई वो ये कि आपने सिगरेट पीनी शुरू करी और फिर अचानक से उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग पीते हैं वो बताते हैं इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सही बात कह रहे हैं आप। सिगरेट मैंने कई साल पी। मैं तो कॉलेज में पीने लग गया था। जब चंडीगढ़ कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, उस टाइम मेरे साथी पीने लगे। जब मैंने शुरू किया, विल्स की सिगरेट पीता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की पीने लग गया। एक समय आया, एक दिन में 35 सिगरेट पीने लग गया। जहाँ हुक्का से मौका लगे हुक्का पीने लग गया। अब मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा था सुबह कार से। मेरे पिताजी सैर करके वापस आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं उतर गया, उनके मैंने आशीर्वाद लिया पहले। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि भूपेंद्र, सिगरेट छोड़ दे, नहीं तो मैं सत्याग्रह कर दूँ। वो बात मेरे को ऐसी करी, इसके बाद सिगरेट ही छोड़ आकर मेरे पिताजी की उस बात को छोड़। क्योंकि मेरे बड़े भाई जो थे, उनको गले का कैंसर हो गया था सिगरेट पीने से। तो मेरे फादर को भी ये महसूस हो गया, भाई ठीक भी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं सत्याग्रह कर दूंगा। गांधीवादी थे वो, तो छोड़ दी। उसके बाद आज तक तो सिगरेट पी नहीं पाई। तो ये थे पावर सेंटर में हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी बताया, अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में भी बताया। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को लगता था कि वो केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए तो उसमें कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की भूमिका है, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जितना वीरेंद्र सिंह जी को मलाल है उतना ही मलाल उनको भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, शुक्रिया आपका। धन्यवाद।